निम्नलिखित में से किस भोजन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है? मछली में, सलाद में, मक्खन में या दूध में? मछली में। मछली में बड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। मछली एक कम वसा वाला उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन है। यह ओमेगा 3 फैटी एसिड और कुछ विटामिन जैसे डी और B2 राइबोफ्लेविन से भरा होता है। यह कैल्शियम और फास्फोरस में समृद्ध है और खनिजों का एक बड़ा स्रोत है, जैसे लोहा, जस्ता, आयोडीन, मैग्नीशियम और पोटेशियम। प्रोटीन मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। वे शरीर के ऊतकों के निर्माण खंडों में से एक है और ईंधन स्रोत के रूप में भी काम कर सकते हैं। ईंधन के रूप में यह कार्बोहाइड्रेट के रूप में अधिक ऊर्जा घनत्व प्रदान करता है। मछली खाने के फायदे। मछली प्रोटीन, विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो रक्तचाप को कम कर सकती है। महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में उच्च दिल के दौरे और स्ट्रोक के हमारे जोखिम को कम कर सकता है। विकास के दौरान महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को शामिल करें। मस्तिष्क स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। अवसाद को रोकने और उसका इलाज करने में मदद कर सकता है। ऑटो इम्यून बीमारियों के हमारे जोखिम को कम कर सकता है। बच्चों में अस्थमा को रोकने में मदद मिल सकती है। वर्षा जल के निम्नलिखित में से किस पीएच मान को अम्लीय वर्षा के रूप में जाना जाता है? 6.8, 5.6, 7 या 6? 5.6। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने का पैमाना पीएच कहलाता है। पीएच में पी का अर्थ जर्मन में पोटेंज है, जिसका अर्थ शक्ति है। पीएच पैमाने पर हम पीएच को आमतौर पर 0 बहुत अम्लीय से 14 बहुत क्षारीय तक माप सकते हैं। उच्च हाइड्रोनियम आयन सांद्रता होती है तब पीएच मान निम्नतम होता है। एक उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। पीएच पैमाने पर 7 से कम मान एक अम्लीय विलयन दर्शाता है। जैसे जैसे पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है, यह विलयन में OH आयन सांद्रता में वृद्धि दर्शाता है, अर्थात क्षार की तीव्रता में वृद्धि दर्शाता है। अम्ल और क्षार की तीव्रता क्रमशः उत्पादित H+ आयनों और OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, फिलोक्विनोन। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बेट के रूप में भी जाना जाता है, पानी में एक घुलनशील विटामिन है जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जा सकता है और इसका उपयोग आहार पूरक के रूप में भी किया जाता है। स्कर्वी एक बीमारी है जिसे इस सप्लीमेंट के उपयोग से रोका और इलाज किया जा सकता है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B6, पाइरिडॉक्सिन, पाइरिडॉक्सालिन और पाइरिडॉक्सामाइन, फोलेटिन, विटामिन B12, बायोटिन और पेंटोथेनिक एसिड सभी पानी में घुलनशील विटामिन हैं। टोकोफेरॉल्स कार्बनिक रासायनिक यौगिकों, विशेष रूप से विभिन्न मिथाइलेटेड फिनॉल का एक समूह है जिसमें बड़ी मात्रा में विटामिन ई एक्टिविटी होती है। सोयाबीन और मकई के तेल के अधिक सेवन के कारण टोकोफेरॉल अमेरिकी आहार में सबसे सामान्य रूप है, जबकि प्रमुख आहार स्रोतों जैतून और सूरजमुखी के तेलों के कारण टोकोफेरॉल यूरोपीय आहार में सबसे सामान्य रूप है। कैल्सीफेरॉल, एर्गोकल्सीफेरॉल विटामिन डी का एक रूप है जिसे खाद्य पदार्थों में शामिल किया जा सकता है और इस सप्लीमेंट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग विटामिन डी की कमी को रोकने और इलाज के लिए एक सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। इसमें कम आंत अवशोषण या यकृत रोग के कारण विटामिन डी की कमी होती है। इसका उपयोग हाइपोपैराथायराइडिज्म के इलाज के लिए भी किया जा सकता है, जो निम्न रक्त कैल्शियम के स्तर का कारण बनता है। विटामिन K1, जिसे फिलोक्विनोन के रूप में भी जाना जाता है, एक खाद्य आधारित विटामिन है जिसे डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कुछ रक्तस्राव विकारों के इलाज के लिए एक सप्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैव आवर्धन का अधिकतम प्रभाव मनुष्य में देखा जाता है, पौधों में, सूक्ष्मजीवों में या शाकाहारी जानवर में? मनुष्य में।
खाद्य श्रृंखला एक विशेष वातावरण और या आवास में विभिन्न जीवों के बीच भोजन संबंध दर्शाती है। एक खाद्य श्रृंखला दर्शाती है कि कैसे ऊर्जा सूर्य से उत्पादकों तक, उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक और उपभोक्ताओं से कवक जैसे अपघटित होने तक जाती है। वे यह भी दर्शाती है कि कैसे जानवर भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण को एक पोषी स्तर द्वारा दर्शाया जाता है। खाद्य श्रृंखला के आधार पर उत्पादकों का कब्जा है। उत्पादकों के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर माध्यमिक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, फिर जैव अपघटक हैं। शाकाहारी वे जानवर हैं जो अपने पोषण के लिए पौधों को खाते हैं। वे प्राथमिक उपभोक्ताओं की स्थिति पर रहते हैं। उदाहरण गाय, बकरी, हिरण, टिड्डा आदि प्राथमिक उपभोक्ता हैं। फूड चेन। जैव आवर्धन प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा हानिकारक रसायनों, कीटनाशकों, उर्वरकों या अन्य का उपभोग किया जाता है। इस प्रत्येक चरण के रूप में और बढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। इस पूरी खाद्य श्रृंखला में मनुष्य सबसे ऊपर है, इसलिए सबसे अधिक प्रभाव मनुष्य में देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक स्रोत और अम्ल का युग्म सही सुमेलित है? टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल, संतरा एसिटिक अम्ल, बिछुआ का डंक लैक्टिक अम्ल, इमली मेथनोइक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो कुछ हद तक लगभग प्रत्येक पौधे में स्वाभाविक रूप से होता है, जिसमें फल, सब्जी और अनाज के पौधे शामिल हैं। टमाटर में 10 से अधिक प्रकार के अम्ल होते हैं, जैसे कि साइट्रिक अम्ल, मौलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल आदि। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल का भाग लगभग 50 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम है। कम परिपक्व फल की तुलना में बहुत पके टमाटर में आमतौर पर अधिक ऑक्सालेट मात्रा होती है। अम्ल के कुछ प्राकृतिक स्रोत: सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल, बिच्छू के डंक में मेथनोइक अम्ल। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? 6, 8, 7 या 5? 8। बी कॉम्प्लेक्स में 8 जल विलेय विटामिन होते हैं जो शरीर के कोशिकीय कार्य में आवश्यक और उनसे संबंधित भूमिका निभाते हैं। इनमें थाइमीन, जिसे विटामिन B1, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, नियासिन, विटामिन B3, पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B5, पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6, बायोटीन, विटामिन B7, फॉलिक अम्ल, विटामिन B9 और कोबालामिन, विटामिन B12 शामिल है। बी विटामिन अच्छे स्वास्थ्य और भलाई को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक स्वस्थ शरीर के निर्माण खंड के रूप में बी विटामिन आपके ऊर्जा स्तर, मस्तिष्क कार्य और कोशिका चयापचय पर सीधा प्रभाव डालते हैं। बी विटामिन विशेष रूप से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये विटामिन भ्रूण के मस्तिष्क के विकास में सहायता करते हैं और साथ ही जन्म दोषों के जोखिम को कम करते हैं और गर्भवती माताओं के लिए बी विटामिन ऊर्जा का स्तर बढ़ा सकते हैं, मतली को कम कर सकते हैं और प्रीक्लेम्पसिया विकसित होने के जोखिम कम कर सकते हैं। बी विटामिन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने के लिए लिया जाता है, जो स्वाभाविक रूप से आयु के साथ कम हो जाता है। वे पुरुषों को मांसपेशियों के निर्माण और ताकत बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि करने वाले मानव अध्ययनों में कमी है। बी कॉम्प्लेक्स के प्रत्येक सदस्य की एक अनूठी संरचना होती है और मानव शरीर में अद्वितीय कार्य करता है। विटामिन B1, B2, B3 और बायोटीन ऊर्जा उत्पादन के विभिन्न पहलुओं में भाग लेते हैं। विटामिन B6 अमीनो अम्ल चयापचय के लिए आवश्यक है और विटामिन B12 और फॉलिक अम्ल कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक चरणों की सुविधा प्रदान करते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन में पाया जाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान और नाइट्रोजन। प्रोटीन एमिनो अम्ल से बना होता है जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में हमारी मदद करता है। यह कोशिका विकास और इसकी मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोटीन के स्रोतों में मछली, अंडा, सोयाबीन, फलीदार सब्जियां शामिल हैं। हमारे शरीर को प्रोटीन से इसके लिए आवश्यक नाइट्रोजन मिलती है, इसलिए नाइट्रोजन सही विकल्प है।
प्रोटीन के कार्य बॉडी बिल्डिंग, शरीर की वृद्धि और विकास, वसा और कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति में ऊर्जा का स्रोत, कोशिका विभाजन और मरम्मत में सहायक। कार्बोहाइड्रेट और वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है? कैप्सेसिन, केरोटीन, लाइकोपीन या एंथोसाइनिन? लाइकोपीन के कारण। क्लोरोफिल पर्ण रहित का विघटन एक लाल कैरोटीनाइड एक अन्य वर्णक समूह लाइकोपीन का संश्लेषण करता है। जब यह पका हुआ होता है तो कैरोटीनाइड को आसानी से टमाटर के प्रभावशाली रंग अर्थात लाल के रूप में देखा जा सकता है। वर्णक की प्रत्यास्थी प्रकृति के कारण पकने, बोतल बंद, डिब्बा बंद या भरता बनाने पर इसका रंग फीका या निष्क्रिय नहीं होता है। लाइकोपीन तरबूज में भी प्रभावशाली रंग होता है। कीटों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी या बायोलॉजी? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, जंतु विज्ञान की एक शाखा है जो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ग्रीक शब्द एंटोमोन, जिसका अर्थ नुकीला है, कीट की खंडित शरीर योजना को संदर्भित करता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक अरस्तु ने कीटों की शारीरिक रचना का विवरण प्रदान किया, जिसने आधुनिक कीट विज्ञान के लिए आधार प्रदान किया। पेट्रोलॉजी, चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। मानव मस्तिष्क की संरचना का अध्ययन कहलाता है न्यूरो एनाटॉमी। पराग का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी, पराग का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी, त्वचा का अध्ययन। हेप्टोलॉजी, यकृत का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। भोजन में वसा की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। स्टार्च की उपस्थिति का, प्रोटीन की, विटामिन की या वसा की? स्टार्च की उपस्थिति का। स्टार्च मंड एक गंधहीन, स्वादहीन सफ़ेद पदार्थ आमतौर पर पौधे के उत्तक में निहित होती है और मुख्य रूप से अनाज और आलू से प्राप्त होता है। यह एक पॉलीसैकेराइड है जो कार्बोहाइड्रेट के भंडार के रूप में कार्य करता है और मानव आहार का एक अनिवार्य घटक है। स्टार्च या एमिलम एक बहुलक कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज की विभिन्न इकाइयों से बना होता है, जो ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा होता है। कई हरे पौधों में ऊर्जा भंडारण के रूप में पॉलीसैकेराइड होता है। यह मानव आहार में सबसे कम आम कार्बोहाइड्रेट है और आलू, गेहूँ, मक्का, मकई, चावल और कसावा जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में अत्यधिक होता है। कुनैन पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तने की छाल से, पत्ती से, जड़ से या फल से? तने की छाल से। कुनैन इसकी प्रभावशीलता प्रलेखित करने के लगभग 400 वर्षों के बाद भी एक महत्वपूर्ण मलेरिया रोधी दवा बनी हुई है। कुनैन की खोज को 17वीं शताब्दी की सबसे संयोगी चिकित्सा खोज माना जाता है। सिनकोना क्विना क्विना पेड़ की छाल के एक घटक के रूप में कुनैन का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता था। कुनैन एक सिनकोना अल्कलाइड है जो एरिल एमिनो अल्कोहल समूह की दवाओं से संबंधित है। यह एक अत्यंत बुनियादी यौगिक है और इसलिए इसे हमेशा लवण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कुनैन तेजी से मौखिक और नसों द्वारा दोनों तरह से अवशोषित हो जाता है। 1 से 3 घंटों के अंदर चरम सांद्रता तक पहुंच जाता है। सिनकोना का पेड़। जब किसी व्यक्ति का नेत्र प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट किया जाता है तो आँख का निम्नलिखित में से कौन सा भाग दान किया जाता है? रेटिना, दृष्टिपटल, प्यूपिल, पुतली, आइरिस परितारिका या कार्निया श्वेतपटल? तो कार्निया दान किया जाता है। जब किसी का नेत्र प्रत्यारोपण होता है तो आँख के कार्निया का दान किया जाता है। विभिन्न भागों के कार्य। कार्निया या श्वेतपटल। कार्निया आँख का बाहरी पारदर्शी हिस्सा होता है जो आँखों को बाहरी कारकों से बचाता है। प्रकाश कार्निया के माध्यम से मानव आँख में प्रवेश करता है। यह वह भाग है जिसे प्रत्यारोपण करते समय प्रत्यारोपित किया जाता है। आइरिस परितारिका। यह पुतली प्यूपिल को नियंत्रित करता है, जो पुतली के आकार और प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस आँखों को अलग रंग देता है।
नेत्र लेंस एक गोलाकार लेंस है जो रेटिना दृष्टिपटल पर वस्तु की एक छवि बनाता है। रेटिना दृष्टिपटल एक स्क्रीन है जो ऑप्टिक प्रकाशिक शिराओं के माध्यम से मस्तिष्क को सूचना भेजती है। इसका कार्य प्रकाशग्राही कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संसाधित करना और उन्हें यह तय करने के लिए मस्तिष्क में भेजना है कि छवि क्या है। सिलियरी पेशियाँ नेत्र लेंस की फोकल लंबाई को बनाए रखती हैं। यह आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए खुद को खींचकर फोकल लंबाई को कम करता है और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए फोकल लंबाई बढ़ाने का काम करता है। पेनिसिलिन कवक से खोजा गया था, जीवाणु से, विषाणु से या शैवाल से? कवक से। पेनिसिलिन कवक पेनिसिलिन का स्रोत है। लोग इस प्रतिजैविक को मुख द्वारा या टीके के जरिए लेते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलिन की खोज की थी। दिलचस्प तथ्य यह है कि यह मनुष्य नहीं है जो प्रतिजैविक के खिलाफ प्रतिरोध प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि यह जीवाणु है। जीवाणु प्रतिजैविक को अवशोषित करता है और जो इसके प्रतिरोधी होते हैं। कवक सुकेंद्रकी जीव है जिनमें खमीर, मोल्ड और मशरूम जैसे सूक्ष्मजीव शामिल हैं। इन जीवों को कवक जगत के अधीन वर्गीकृत किया गया है। कवक जगत में पाए जाने वाले जीवों में एक कोशिका भित्ति होती है और ये सर्वव्यापी होते हैं। उन्हें जीवित जीवों के बीच परपोषी वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। रोटी पर काले धब्बे की उपस्थिति, जब इसे कुछ दिनों के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है। मशरूम और खमीर कोशिका, जो आमतौर पर बियर और रोटी के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, सब कवक है। इनमें ज़्यादातर त्वचा संक्रमण और अन्य फफूंदीय बीमारियां भी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक प्राकृतिक रेशा है? रेयॉन और जूट, रेयॉन और पॉलिएस्टर, जूट और रेशम, रेशम और पॉलिएस्टर। तो जूट और रेशम प्राकृतिक रेशे हैं। रेशे वे धागे हैं जिनका उपयोग कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक रेशे पौधों, कीटों और कृमि जैसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। कपास, ऊन और रेशम प्राकृतिक रेशों के उदाहरण हैं। कपास के रेशे को कपास के पौधे के फल से प्राप्त किया जाता है, जिसे कपास बोला जाता है। ऊनी रेशे भेड़, खरगोश और बकरियों के पलायन से प्राप्त होते हैं। रेशम के रेशे रेशम के कीड़ों से प्राप्त होते हैं। जूट के रेशे सफ़ेद जूट के पौधे की छाल से प्राप्त होते हैं, जिन्हें कोरचोर कैप्सुलरिस कहा जाता है। संश्लेषित रेशे जो मानव निर्मित होते हैं, उन्हें संश्लेषित रेशे कहा जाता है। कारखानों में संश्लेषित रेशे बनाए जाते हैं, जैसे रेयॉन, टेरिकॉट, टेरिलिन, नायलॉन, पॉलिएस्टर कुछ लोकप्रिय संश्लेषित रेशे हैं। रेयॉन यह एक संश्लेषित रेशा है जो प्राकृतिक स्रोतों जैसे लकड़ी और कृषि उत्पादों से निर्मित या बनाया जाता है, जिन्हें सेल्यूलोज फाइबर के रूप में पुनर्जीवित किया जाता है। रेयॉन के कई प्रकार और ग्रेड प्राकृतिक रेशों जैसे रेशम, ऊन, कपास और लिनन की भावना और बनावट की नकल कर सकते हैं। पॉलिएस्टर फाइबर यह सबसे आम संश्लेषित रेशे में से एक है। पॉलिएस्टर कपड़े अद्वितीय हैं क्योंकि वे आसानी से धोए जा सकते हैं और झुर्रीदार नहीं होते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ए। विटामिन सी। एस्कॉर्बिक अम्ल को विटामिन सी के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऑक्सीकरण रोधी के रूप में कार्य करता है। यह शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है क्योंकि यह ऊतक की मरम्मत और एंजाइम से संबंधित कार्यों में शामिल है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो सकती है। एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी मुख्य रूप से नींबू, संतरा, अमरूद जैसे खट्टे फलों में मौजूद होता है। इसका एक रासायनिक सूत्र है C6H8O6। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी विभिन्न विटामिनों से युक्त होता है। B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलेट, B12 कोबालमिन।